अंग्रेज भारत पर सिर्फ राज कर नहीं गए, उन्होंने इस देश की संपत्ति, संसाधनों और शक्तियों को भी लूटा। अंग्रेजों ने भारत की खेती, मिल्स, हैंडीक्राफ्ट्स को इस तरह तबाह किया कि जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो एक दौर में भूख और गरीबी का प्रतीक बन गया। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे उस इतिहास के बारे में जिसके बारे में हमने कम पढ़ा है, कम जाना है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। आपने नादिर शाह का नाम सुना होगा, ईरान का बादशाह जिसने 1739 में मुगलों पर हमला किया और दिल्ली को लूटा। नकदी, 300 हाथी और 10,000 घोड़ों पर हीरे जवाहरात लाद कर ले गया। उस लूट की कीमत आज के हिसाब से लगभग 12 लाख करोड़ रुपए होगी। इतिहास के सबसे बड़े लुटेरों में शामिल नादिर शाह भी अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं है। अंग्रेज जितनी संपत्ति भारत से लूट कर ले गए, उसकी कीमत आज के हिसाब से 64 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 5600 लाख करोड़ रुपए है। थोड़ा अंदाजा लगाएं, यूएसए की जीडीपी फिलहाल 30 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना की 20 ट्रिलियन डॉलर है और इंग्लैंड की 4 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है। इन तीनों को एक साथ जोड़ दें तो भी भारत की जीडीपी, अर्थव्यवस्था, संपत्ति, पैसा उस दौर में आज के ज़माने से भी अधिक था। अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा, इसको जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। मुगल बादशाहों ने पूरे देश में व्यापारिक केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा रखा था। निशानदेही और दूरी जानने के लिए कोस मीनार बनवा रखी थी। नदियों पर पुल और घाट बनवाए गए थे। मध्यकाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला रास्ता रेशम मार्ग से जुड़ा था। यह बीजिंग से शुरू होते हुए काशनगर, समरकंद, बलख और काबुल होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था। भारत के अंदरूनी रास्ते लाहौर में इससे मिलते थे। यह मुल्तान, कंधार, बगदाद और फरात नदी पार करते हुए अलेप्पा, जिसे हम सीरिया कहते हैं, वहां तक जाता था और वहां से समुद्री रास्ते से यूरोप जाया जा सकता था। इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अकबर के शासनकाल में मर्चेंट नेवी के बेड़े में 40,000 से ज़्यादा जहाज थे। इतिहासकार अशीन दास गुप्ता के मुताबिक 17वीं सदी तक भारतीय समुद्री व्यापार का स्वर्ण युग था। 1615 में भारत आए ब्रिटिश साम्राज्य के राजदूत थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार का ब्यौरा लिखते हैं कि सोने के आभूषण से लदा हुआ बादशाह तराजू के एक पलड़े में बैठा है और दूसरे पलड़े में रेशम के थैले भरे जा रहे हैं। जब वह पलड़े बराबर हो जाते हैं तो रेशम के थैले उतार लिए जाते हैं और गरीबों में बांट दिए जाते हैं। फिर से कुछ थैले आते हैं और यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। इनके अंदर सोने के सिक्के थे। जब मैं इन सब चीज़ों को देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया के अंदर इतनी दौलत भी हो सकती है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेटी सुडरलैंड ने अपनी किताब इंडिया इन बॉन्डेज, हर राइट टू फ्रीडम एंड ए प्लेस इन ग्रेट नेशंस में लिखा है कि अंग्रेज भारत की अमीरी से ही आकर्षित हुए थे। गुजरात और बिहार में रेशम बनता था, राजस्थान में तांबा और लोहा, कश्मीर में केसर और तटीय इलाकों में नमक और जहाज का उत्पादन होता था और भारतीय मसाले तो आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अंग्रेज जब भारत आए उस वक्त भारत 4 चीज़ों में सुपर पावर था: कपड़ा उद्योग, खेती, जहाज मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, दिमाग पर थोड़ा जोर आएगा लेकिन यही सत्य है। और आभूषण एवं अन्य धातुएं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंग के प्रोफेसर एंग्स मेडिसिन के मुताबिक 17वीं सदी तक मुगल राज के दौरान दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 24.4% था। सोचिए क्या था हिंदुस्तान। उस समय भारत के पास बहुत अधिक मात्रा में सोना और चांदी के भंडार होते थे क्योंकि शताब्दियों तक ट्रेड सरप्लस रहा था। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार 17वीं शताब्दी तक भारत के पास ग्लोबल सिल्वर स्टॉक का 20% हिस्सा था और भारत बहुत अमीर देश होता था। और ये वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं थी, ये थी स्किल्ड लेबर, प्रोडक्शन कैपेसिटी और रेपुटेशन में, जो सदियों में बनती है। उस समय भारत के प्रोडक्ट्स यूरोप में लग्जरी प्रोडक्ट्स माने जाते थे। जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की, उस वक्त उन्होंने सोची समझी एक आर्थिक रणनीति भी अपनाई। ऐसी रणनीति जिसने भारत की औद्योगिक रीढ़ तोड़ दी। इतिहासकार इसे डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय कपड़ा उद्योग पर भारी कर लगा दिए और ब्रिटेन से आने वाले तैयार माल पर टैक्स लगभग खत्म कर दिया। इससे भारतीय कारीगरों और बुनकरों के लिए घरेलू बाजार में काम करना लगभग असंभव हो चुका था। बंगाल, जो कभी पैराडाइज ऑफ नेशंस कहलाता था, वहां पर सिल्क के उद्योग को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कर लगा दिए गए और कभी कभी हिंसा और दमन का प्रयोग भी किया गया। यहाँ के टैक्स के पैसे से लंदन में अधिकारियों को सैलरी दी जाती थी। यहाँ पर सब खत्म करके वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। एक और गहरी और गंदी चाल ये चली गई कि भारत को रॉ मटेरियल सप्लायर में बदल दिया गया। कॉटन, जूट, इंडिगो यहाँ से ब्रिटेन भेजा जाता और वहाँ से तैयार होकर माल भारत में बेचा जाता। इससे भारत का ट्रेड सरप्लस खत्म हो गया और ट्रेड डेफिसिट में बदल गया।
औद्योगिक ढांचे के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत की कृषि व्यवस्था में भी गहरे बदलाव किए। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय खेती पारंपरिक और मौसम के अनुकूल होती थी। टैक्स सिस्टम भी पैदावार और जरूरतों पर निर्भर करता था। लेकिन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इसके तहत जमींदारों को स्थायी कर भुगतान की जिम्मेदारी दी गई। किसानों को जमीन से बेदखल होने का खतरा बढ़ गया। अगर कोई किसान समय पर कर नहीं दे पाया तो जमींदार उनकी जमीन नीलाम कर सकते थे। अगर किसी प्राकृतिक वजह से खेती के अंदर नुकसान हो गया, पैदावार सही से नहीं हुई, फसल खराब हो गई, तो भी टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। इससे किसान ऋण के जाल में फंसते गए। खेती के प्रोडक्शन के अंदर भी बदलाव किया गया। कॉटन और इंडिगो की खेती के बढ़ावा दिया गया क्योंकि यह ब्रिटेन और उसके शासन वाले अन्य देशों में ज्यादा बिकते थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार 1896-97 में भारत की 16 लाख हेक्टेयर जमीन पर इंडिगो की खेती हुई। यहां से 19,000 टन इंडिगो मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया। इससे अनाज वाली खेती की प्रोडक्शन में गिरावट आ गई और अकाल जैसी जो घटनाएं थी वो बढ़ने लगी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश काल में 25 बड़े अकाल पड़े। 1770 से 1900 के बीच 2.5 करोड़ और 1900 के बाद लगभग 3.5 करोड़ लोग मरे। भारत को सुनियोजित तरीके से नष्ट किया गया। भारत की पहचान सदियों से इसके कुटीर उद्योग और हाथों से बनाई गई वस्तुओं से रही है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 1815 से 1830 के बीच भारत में लाखों कारीगरों ने या तो खेती शुरू कर दी या मजदूरी, क्योंकि उनके पारंपरिक काम की जो मांग थी वह पूर्णतः खत्म कर दी गई थी। इससे भारत की आर्थिक संरचना को चोट पहुंची और बेरोजगारी की लहर भी पैदा हुई। ब्रिटिश शासन काल में भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अभूतपूर्व स्तर पर हुआ। कोयला, तांबा, लोहा, चाय, कॉफी, लकड़ी जैसी संपत्तियों को ब्रिटिश उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर निकाला गया। भारत में रेलवे लाने का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने भी रेलवे का इस्तेमाल भारत को तेजी से लूटने के लिए किया। भारतीय रेलवे का विकास ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा स्कैम था। ब्रिटिश सरकार ने अपने अंग्रेजी निवेशकों को यहाँ पर रेलवे में निवेश करने के लिए सालाना 5% रिटर्न की गारंटी दी थी। यह उस समय का सबसे सुरक्षित और हाईएस्ट रिटर्न का निवेश था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के टैक्स से पैसा दे रही थी। नतीजा यह निकला कि 1850 और 1860 के दशक में 1 मील रेलवे लाइन बिछाने के लिए 18,000 पाउंड का खर्च हुआ, जबकि अमेरिका में यही खर्च 2,000 पाउंड था। रेलवे का जो सारा नुकसान था वह भारतीयों ने उठाया और जो उसका प्रॉफिट था, फायदा था, वो अंग्रेजों की जेब में गया। रेलवे का विकास सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश व्यापार और ब्रिटिश आर्मी के लिए किया गया था। भारतीय तो उसके 3rd क्लास कंपार्टमेंट में सफर भी नहीं कर पा रहे। रेलवे नेटवर्क जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग का प्रतीक बताया जाता है, वह वास्तव में तो संसाधन निकालने और बंदरगाह तक सामान पहुंचाने का एक माध्यम था। 19वीं सदी के अंत तक भारत से लाखों टन कोयला और अन्य धातुएं ब्रिटेन पहुंचाई जाती थी और जंगलों की अंधाधुंध जो कटाई हुई उससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हुआ बल्कि स्थानीय आजीविका भी छीन ली गई। ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा बोझ अपने सैन्य खर्च का डाला। भारतीय राजस्व का बड़ा हिस्सा सेना की तैनाती और विदेशों में चल रहे युद्ध के लिए जो खर्च था उसके लिए किया गया, चाहे वह अफगान युद्ध हो या चीन के साथ अफीम युद्ध। 1857 के विद्रोह के बाद सेना का आकार और खर्च कई गुना बढ़े। इस खर्च को पूरा करने के लिए भारतीयों पर टैक्स यानी कि कर और अधिक बढ़ा दिया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने विस्तार से समझाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे भारतीय कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन जा रहा है और भारत में कोई भी निवेश नहीं हो रहा। 1870 के दशक में यह वार्षिक खर्च का आंकड़ा 30 से 40 मिलियन यूरो था, जो कि आज के हिसाब से कई सैकड़ों अरब डॉलर के बराबर है। यह आर्थिक लूट भारत की गरीबी और अविकास का मुख्य कारण बनी। जो यूरोप हाथ में वाइन का गिलास लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें करता है, वे इसका मतलब हिंदुस्तान में भूल चुके थे। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय प्रेस के ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई। 1799 में लॉर्ड वेल्जली ने सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लागू किया, जिसके तहत किसी भी प्रकाशन को छपने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। बाद में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसका उद्देश्य स्थानीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों को नियंत्रित करना था। यह नियम सबसे ज्यादा उन अखबारों पर लागू होता था जो ब्रिटिश राज की आलोचना करते थे। इससे भारतीय जनता के बीच राजनीतिक और आर्थिक जागरूकता फैलाने के प्रयासों को गंभीर झटका लगा। इससे आगे चलकर 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और जो थे उनमें डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई गई। इससे अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को अलग अलग रेजिमेंट में डाल दिया गया, जिससे आपसी एकजुटता न बन पाए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी सेंध लगाई गई।
1835 के मैकोलॉजी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के बाद अंग्रेजी को प्रशासनिक और उच्च शिक्षा की भाषा बना दिया गया। इसका उद्देश्य भारत के अंदर एक क्लर्क वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश सरकार के नियमों का पालन कर सके और करवा सके। औपनिवेशिक नीतियों ने भारत के आंतरिक जलमार्गों की उपेक्षा की। नदियों पर आधारित पारंपरिक जो काम थे, व्यापार थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए और रेल मार्गों पर निर्भरता बढ़ गई, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सपोर्ट करना था। अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत की शिपिंग इंडस्ट्री बूम कर रही थी। बंगाल, मसूलीपट्टनम, सूरत और मालाबार बंदरगाहों पर जहाज़ों की तैनाती रहती थी। तट के पास ही लकड़ी, लोहे और ब्रास से जहाज बनाए जाते थे। अंग्रेजों को व्यापार पर एकाधिकार चाहिए था, इसलिए उन्होंने ट्रेड रूट्स पर सिर्फ ब्रिटिश जहाज़ों को चलने की अनुमति दी और भारतीय जहाज़ों पर ड्यूटी लगाई जाने लगी। बंगाल में बने जहाज़ों की उम्र 20 साल तक होती थी। वहीं इसकी तुलना में ब्रिटेन की जो जहाज़ थी उनकी उम्र 11 या 12 साल होती थी। अक्सर ब्रिटेन की जो जहाज थी उनकी मरम्मत भारतीय पोर्ट्स पर ही होती थी। भारत में बने जहाज़ों की कीमत कम थी और लाइफ ज़्यादा, इससे ब्रिटिश व्यापारियों को फायदा होता था, लेकिन ब्रिटेन में जहाज बनाने वाली कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता था। 1813 में ब्रिटिश संसद में एक एक्ट लाया गया जिससे 350 टन वजन से कम की नाव भारत और ब्रिटेन के बीच में नहीं चल सकती थी, जिसकी वजह से बंगाल की 40% जहाज अयोग्य हो गई। 1814 में एक और कानून लाया गया जिसमें भारत में बनी जहाज़ों के जरिए यूरोप और अमेरिका में व्यापार पर रोक लगा दी गई और इन नीतियों के चलते भारत में जहाज बनाने की जरूरत पूरी तरह खत्म होने लगी और इसके चलते 1850 तक भारत में जहाज बनाने वाली इंडस्ट्री पूरी तरह ठप हो गई। ढाका मलमल, कांचीवरम सिल्क और बनारसी साड़ियों जैसे विश्व प्रसिद्ध वस्त्र ब्रिटिश आयात नीति की वजह से भारी नुकसान में चले गए। इंग्लैंड में मशीनों से बने कपड़े भारत में बेचे गए, इसके चलते स्थानीय कारीगर बेरोजगार हो गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन बैकर्ट की किताब एम्पायर ऑफ कॉटन ए ग्लोबल हिस्ट्री के मुताबिक ढाका का मलमल दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था। 1851 में इसकी कीमत 5,500 रुपये से 43,200 रुपये प्रति गज थी, जो आज के हिसाब से 7 लाख से 61 लाख रुपए प्रति गज के बराबर है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% थी। जब अंग्रेजों के हाथ में बंगाल का कंट्रोल आया तो उन्होंने भारतीय टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बंद करवाया। इसके बावजूद भी अंग्रेजी कंपनियां भारतीय कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। ब्रिटेन की कपड़ा मिलों के लिए अमेरिका से कपास आता था। 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई और कपास की सप्लाई रुक गई। ब्रिटेन ने भारत से कपास लेना शुरू कर दिया। डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि कपास की कीमत 3 आने प्रति किलो से 12 आने प्रति किलो पहुंच गई। किसानों ने कर्ज ले लेकर बड़े पैमाने पर कपास की खेती शुरू कर दी। 1865 में अमेरिका की सिविल वॉर खत्म हो गई और ब्रिटेन ने भारत से कपास लेना बंद कर दिया। किसान बुरी तरह कर्ज में डूबे हुए थे और उनके पास सस्ती कीमत में कपास बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मतलब यहाँ का माल सस्ते मूल्यों में इंग्लैंड जाता और वहां से बनकर महंगे मूल्यों में यहाँ पर बिकता। 1896 तक भारत में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों में सिर्फ 8% ही हिंदुस्तान में बनता था, बाकी सब इंपोर्ट होता। इकोनॉमिस्ट पॉल कैनेडी अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में लिखते हैं कि ग्लोबल बिजनेस में भारत का हिस्सा 25% हुआ करता था। 200 साल के ब्रिटिश शासनकाल के बाद यह 1% से भी कम हो गया। लेखक और सांसद शशि थरूर लिखते हैं कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तब दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन सिर्फ 1.8% था, जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग 23% थी। 200 साल के ब्रिटिश शासनकाल के बाद दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 10% हो गई, जबकि भारत दुनिया का तीसरा गरीब देश बन चुका था जो बेसहारा और भूखा था। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों ने भारत में शासन के दौरान जितना पैसा या संपत्ति लूटी, 64 ट्रिलियन डॉलर यानी 5600 लाख करोड़ रुपए, यह ब्रिटेन की एट प्रेजेंट जीडीपी का 17 गुना से भी अधिक है। तो दोस्तों, यह देश कोई स्टार्टिंग से गरीब नहीं है। यहाँ पर बड़े स्तर पर संसाधनों का दोहन और लूट मचाई गई है। भारत देश लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया की कोई ताकत इसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।